नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे दोस्तों बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर 20 की बात करेंगे। और सभी को पता है प्रत्येक क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 4 से 5 नंबर आपके इसी क्लास पर कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि आज के क्लास में दोस्तों हम एनसीएफ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और आपका एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट जो आपका 2009 है उनसे संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है कि एनसीएफ और आरटीई एक्ट अगर आउट ऑफ 150 में से देखा जाए तो 10 से 12 नंबर आपके ऑलरेडी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसके पिछले क्लास देखना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। यह चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन पाठचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? यानी एनसीएफ का मार्गदर्शन जो सिद्धांत कौन सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यह एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत है। पढ़ाई में रटन प्रणाली को मुक्त करना, ये भी आपके मार्गदर्शी सिद्धांत है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये हमारा जो है एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, ना इसका मार्गदर्शन करता है। तो यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। और बात करेंगे एनसीएफ 2005 किन किन सिद्धांतों का मार्गदर्शन करता है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना और बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, और तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सी नंबर यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बात करेंगे सेकंड प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। यह इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 में बहुभाषा की बात कर रहे हैं, तो बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि साथियों जो आपका यह तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करें, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे और ये बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठचर्या की रूपरेखा में इनमें से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, यह शांति शिक्षा को एक अलग विषय में पढ़ाया जाए, यह शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो साथियों एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठचर्या की रूपरेखा में इनमें से जो सूचीबद्ध किया गया है वह शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। देखिए आपके प्रश्न में शांति शिक्षा का जिक्र किया गया है और आप देखेंगे किसी भी ऑप्शन में शांति शिक्षा आपको नहीं मिलेगा, केवल सी ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर यह दे दिया गया कि एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, तो अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता, ये निगेटिव माना जाएगा। ठीक है, तो शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना एक अपने आप में पॉजिटिव शब्द हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमें यह भी पहचानना कि कौन सा निगेटिव, नकारात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव शब्द हैं, इनको भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। पेडागोजी की बात करें, बाल विकास की बात करें, शिक्षा शास्त्र की बात करें। मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का सभी का सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए, अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण होता है। एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है, किस पर बातचीत की गई है कि ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, या शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, जब विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या इनमें से कोई नहीं।
आप सभी लोग जानते हैं एनसीएफ से बातचीत की गई है कि बेहतर ऑप्शन क्या होगा, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है भौतिक संसाधनों को। किसके लिए? बालकों के लिए संरचित एवं अनुभव पाठ्यक्रम के सुधार को अधिक महत्व दिया गया है। डी ऑप्शन सर्वथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में इनमें से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को समझाया गया है? देखिए, परीक्षा संबंधी सुधारना किसका समझाया गया है? सभी लोग जानते हैं कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, ठीक है, इससे संबंधित सुधारों को सुझाया गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। बात करेंगे एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण दोनों के आधार पर या परीक्षण के आधार पर। सभी कमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा इनमें से ऑप्शन आपको अलग कौन दिख रहा है? लिखित, मौखिक, लिखित, मौखिक, ये सभी सेम रहे, लेकिन हमें परीक्षण जो है अलग दिख रहा है। तो साथियों, एनसीएफ 2005 की संस्थितियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए जो मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए वह परीक्षण के आधार पर होना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइए समझ लेते हैं। 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है एनसीएफ 2005 की संस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? दोस्तों, परीक्षाओं में लचीलापन लाना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तीनों आपके संस्थितियों के संबंध में कथन सत्य है। लेकिन विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ये जो ऑप्शन दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। राजनीति शब्द अपने आप में नेगेटिव माना जाता है, इसलिए हमारा कथन यह सत्य नहीं होगा। 9वां प्रश्न है साथियों, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों इनमें से किस सुधार को समझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या इनमें से सभी। आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में इनमें से सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन सुधार को क्या है सुझाया गया है। बी ऑप्शन सर्वथा साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में इनमें से कौन सा भाग जो है आपका सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व न प्रदान करना, पुस्तकों को ज्ञान प्राप्त करना या पुस्तकों से रटकर ज्ञान प्राप्त करना, या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो सभी जानते हैं क्या सम्मिलित नहीं किया गया है। क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ठीक है, बाह्य परीक्षाओं को, ये इसको दोस्तों सम्मिलित नहीं किया गया है। क्योंकि रटने को महत्व ना करना ये बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि रटना निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव ही दे दिया गया है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे बेहतरीन प्रश्न की, सिलेक्शन वाले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा के लिए निहित है, द्विभाषा के लिए, त्रिभाषा के लिए, बहुभाषा के लिए। त्रिभाषा सूत्र आपने पढ़ा भी होगा शायद पेडागोजी की क्लास पे, तो त्रिभाषा सूत्र इसी से रिलेटेड हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए कितनी भाषा निहित है? 3 भाषाएं निहित हैं। पाठ्यक्रम क्षेत्र स्कूल के चरणों और मूल्यांकन भाषा, अर्थात 3 भाषा सूत्र प्रणाली का पालन किया जाता है। संचार माध्यम घरेलू भाषा से होना चाहिए और अध्ययन की जाने वाली पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सभी कमेंट करें, बेहतरीन प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न को। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वह अधिनायकी होनी चाहिए, अनुमति परक होनी चाहिए, सुविधादाता के रूप में या सत्तावादी होने चाहिए। देखिए, सत्तावादी,
अनुत्परक और अधिनायकी, ये तीनों नेगेटिव हैं। देखिए बात करेंगे एनसीएफ 2000 के पास शिक्षक की भूमिका। देखिए शिक्षक की जो भूमिका है मतलब किस पर होनी चाहिए, बच्चों पर होना चाहिए, बालक बालिकाओं विद्यार्थियों शिक्षार्थियों पर होनी चाहिए। तो एक सुविधादाता के रूप में कि बच्चों को एक सुविधा प्रदान कर सके, मदद कर सके, हेल्प कर सके। और भी जैसे शब्द आते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में एक शिक्षक से यह अपेक्षा की गई है कि वह बच्चों के सीखने में एक सहायक हो, हेल्पफुल हो, जिसमें बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने में मदद मिले। एक शिक्षक भी एक शिक्षार्थी, परामर्शदाता, प्रबंधक, मूल्यांकनकर्ता और प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सुविधादाता, मूल्यांकनकर्ता, आपका परामर्शदाता, ये सारी चीज़ें आपकी इस पर मेल खा रही हैं। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय, निष्क्रिय और सरल है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है, या सक्रिय और सरल के रूप में? सभी कमेंट करेंगे। एनसीएफ 2000 के 5 अनुसार जो है, या एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक रूप में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या गया दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एनसीएफ 2005 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? वह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन यहाँ पे कथन आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित मौखिक परीक्षण के आधार पर, या प्रेक्षण के आधार पर। यह प्रश्न रिपीट किया गया है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। किसके आधार पर? प्रेक्षणों के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की संस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? विद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, या परीक्षाओं में लचीलापन। तो विद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, राजनीति, ये भी आपका प्रश्न रिपीट हुआ है, ये आपके सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कैसा होना चाहिए? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? रुचि, इंटरेस्ट पैदा करना। बी ऑप्शन, यहाँ पे इंटरेस्ट तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया है कि बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता विकसित करना, ये भी आपका है। ठीक है, महत्व तो आपका ये भी है कि बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, ये भी है, और बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। ठीक है, लेकिन आपका जो एनसीएफ के अनुसार जो है बताना है वो भी गणित शिक्षण का, तो बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता विकास करना या बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर ये ऑप्शन दिया गया तो सी ऑप्शन करना है, क्योंकि तार्किक चिंतन की बात करेंगे और तार्किक चिंतन में अंकगणित भी आ जाता है, रुचि भी आ जाती है और संवेगात्मक भी आ जाता है, इसलिए सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी समझ जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने, अपने अनुभवों को बांटने, विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पृष्ठ 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होना चाहिए? तो प्यारे मित्रों, एक शिक्षक की जो प्राथमिक भूमिका है वह बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आरटी एक्ट से ले रहे हैं आपके
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए या 6 से 22 वर्ष के लिए। देखिए, जब भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9, 10 से जब भी 6 से 14 वर्ष की बात करते हैं, हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। सभी जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल और साधारण सा प्रश्न है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। और सभी जानते हैं, अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारों 6 से 14 वर्ष आयु के समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार है। अगला प्रश्न है साथियों, क्या दिया गया है? निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की, मुख्यधारा शिक्षण की या एकीकृत शिक्षण की? साथियों, RT एक्ट की अगर बात करें, RT एक्ट 2009 का जो संबंध है समावेशी शिक्षा से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न है? शिक्षा अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 किस वर्ष से प्रभावी हुआ? 2009, 2010, 2005, 2001? सभी जानते समझते हैं। देखिए, प्रभावी की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो RTE एक्ट है वह 2009 से जाना जाता है, तो सभी लोग 2009 पे मत क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यह गलत आंसर हो जाएगा और इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? 2010 से प्रभावी हुआ था। सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे? 2010 से प्रभावी हुआ है और 1 अप्रैल पर हुआ था। देखिए साथियों, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा 21A जोड़ा गया, जो प्रावधान है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए आपका प्रबंध करेगा। और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप से देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, RT एक्ट 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा इनमें से किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्यों पर, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं, या अशक्त तत्वों के प्रति एक सहानुभूत अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, बात करेंगे RT एक्ट 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो यह अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्यों पर आधारित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 86वें, 25वें, 52वें, 22वें? अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन पर ही बात किया था। तो संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? तो 86वें संशोधन की बात करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने यहाँ पर आपको डिटेल के साथ बताया भी था कि संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 से जोड़ा गया, जो है प्रावधान है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए प्रबंध करेगा या अपबंध रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए हो, 86वें संशोधन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया 25वां है और टोटल सभी को पता है 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जो होता है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, या आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? देखिए, डी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जो है आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गया है, विषम जाति नहीं हुआ है। ठीक है, काफ़ी बार हम कर लेते हैं विषम जाति। देखिए, सब में समजाति दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, शायद हमें नहीं पता होता तो हम वो ऑप्शन करते जो डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये केवल एक समझाने के प्रकार है आपका, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। जो अक्सर एग्जाम पर गलतियाँ होती रहती हैं, उन्हीं गलतियों को सुधार करना है और सिलेक्शन पाना है। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में इनमें से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, इस पर ध्यान दिया गया है। घुमंतु बालकों के प्रवेश में सुनिश्चित करना, ये भी इस पर ध्यान दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये भी दिया गया है। लेकिन 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर जो है RT एक्ट 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत सभी अध्यापक को, यानी कि किसी भी अध्यापक को इनमें से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में नहीं लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्यों में, चुनावी संबंधी कार्यों में। देखिए, सभी जानते हैं कि 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना तो शिक्षकों द्वारा ही होती है, अध्यापकों द्वारा ही होती है। आपदा का राहत कार्य पर लगा सकते हैं शिक्षकों पर कार्य, चुनावी संबंधी कार्यों पर भी लगाया जाता है, क्योंकि वोट बैंक जो होता है स्कूलों पर ज़्यादातर होता है, या कह सकते हैं स्कूलों पर ही होती है। लेकिन अगर पल्स पोलियो कार्यक्रम की बात करें तो ये हमारे RT एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक को इस कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है, पल्स पोलियो कार्यक्रम पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रश्न पूछा जा रहा है, RT एक्ट 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। नीचे कमेंट बॉक्स है, प्रत्येक भाई बहन, प्यारी बहनें, प्यारी गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्र, RT एक्ट 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 45 घंटे। ये आपको ध्यान देना, एक हफ्ते की बात कर रहे हैं। और जो दूसरा प्रश्न है कि RT एक्ट 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? अध्यापक का दायित्व भी दिया गया है कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, ये भी दायित्व पूरा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ये भी दायित्व पूरा करना होगा। अर्थात इनमें से सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों दायित्वों को पूरा करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू RT एक्ट 2009 की बात कर रहे हैं। तीसवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यह पूछा गया प्रश्न है। RT एक्ट 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, कितना है? 200 प्लस अधिक है, तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? ठीक है, 130 अध्यापक 2 स्टूडेंट। ठीक है, एक अध्यापक के 30 विद्यार्थी, या एक अध्यापक के 40 विद्यार्थी, या एक अध्यापक पर 45 विद्यार्थी, या एक अध्यापक पर 50 विद्यार्थी। तो ऐसा दोस्तों विद्यालय स्कूल 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल पे जब आपकी नियुक्त होगी तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे। जब 200 प्लस जो है यहाँ पर क्या होता है, सभी लोग समझते हैं, विद्यार्थियों की जो संख्या है प्रवेश पर जो दिए गए 200 प्लस संख्या है, तो उस पर जो अनुपात होता है एक शिक्षक पर 40 विद्यार्थी होते हैं। या कह सकते हैं अगर 200 प्लस है तो इन पे कितना होना चाहिए? लगभग 5 से 6 शिक्षक होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे कौन सा वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और 30 में से आपका फीडबैक क्या है, आपका कमेंट क्या है, आप लोग कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। प्रत्येक क्लास आपको वीडियोज़ के माध्यम से मिलते हैं। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है। और फ्री में आपको PDF फाइल प्राप्त करना है, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें और सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ दोस्तों अपने जायसवाल कोचिंग सेंटर फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें। वहाँ पे आप लोगों के काफ़ी सारे MCQs वगैरह मिलते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाता है आपको TT से रिलेटेड, शिक्षा जगत के टीचर्स रिलेटेड, सभी आपको वहाँ पे वैकेंसी के रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो जाइए फॉलो कीजिए अपनी TT फैमिली को और बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप लोगों को इस बार सिलेक्शन कन्फर्म हो सके, सपने साकार हो सके। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।